बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और सादी अली का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे आप हमें हर हफ्ते लाइव देखते हैं, हफ्ता और इतवार 10 बजे से 12 बजे के दरमियान। और आपकी सुबह अच्छी हो, तामीरी गुफ्तगू हो। कोशिश हमारी ये होती है कि आपसे सिर्फ सियासतदानों से ना मिलवाएं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हमारे पास आएँ और वो बताएं कि वो किस तरह मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की तामीर की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान जंगी जुनून में मुब्तला नहीं होता। हम लोग इंटरनेशनल लॉज़ को फॉलो करते हैं। हम पड़ोसी मुल्क की तरह, भारत की तरह हम बॉलीवुड में नहीं जीते, हम हकीकत में जीते हैं। तो इनसे दूर रहना चाहिए। मायूसी कुफ्र है, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। इस वक्त दोनों अतराफ हमारे पड़ोस में तो जुनूनियत है, हाँ जुनूनियत है और इस जुनूनियत से हमें दूर रहना चाहिए। और तारुफ़ करवाऊँ, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे प्यारे भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक अच्छे सियासतदान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं और धीमे और ख़ूबसूरत अंदाज से आप अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। आपका नाम है इमरान मिर्ज़ा। सर खुशामदीद कहेंगे इमरान मिर्ज़ा साहब। उनके साथ हमारे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं। और जब ख़वातीन हमारे सेट पर आती हैं, जब तो देखने वाले समझ जाते हैं कि ये कोई ख़ातून किसी ऐसे शोबे से होगी जिन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में किया होगा। चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे टीचर हो, चाहे लेक्चरार हो, पॉलिटिशियन हो, मतलब वर्किंग लेडी अक्सर हमारे पास आती हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक कुज़ीन मौजूद हैं। अच्छे अच्छे आप केक भी बनाती हैं और आपकी क्या क्या स्पेशलिटी हैं हम उनसे जानेंगे। अंजुम ज़िया को आप खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया। पहली तरह अंजुम ज़िया, आप गालबन केक भी आज वो बना के लाई हैं। अब चूँकि ये तो ख़वातीन का ज़्यादा चैप्टर है, उनको ज़्यादा पता होता है ये केक है, पेस्ट्री है, व्हाटएवर क्या है, ये क्या बना के लाई हैं? हम ऐसा करते हैं, अंजुम से ही बात करते हैं। वो खुद बताएंगी कि आज जो हमारे सेट पे अपनी स्पेशलिटी में से हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ और भी नज़र आ रहा है, तो पूछते हैं अंजुम से कि वो क्या क्या करती हैं और क्या मसरूफियात हैं उनकी। जी अंजुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और अपने काम के हवाले से हमें कुछ बताएंगी, आज के डिश के हवाले से हमें कुछ बताएंगी। आज जो मैं डिश बनाकर लाई हूँ, इसका ये बहुत वायरल केक चल रहा है, लेजी कट के केक है। जहाँ चॉकलेट नजर आ जाए बस वो तो हिट है, और मेरे शायद बड़ों से बच्चे तो चॉकलेट के दीवाने, उनको कुछ भी। बल्कि अब तो जो 3 मिल्क केक है ना, उसको भी कन्वर्ट कर दिया गया है चॉकलेट फ्लेवर में। चॉकलेट, हाँ, क्योंकि बच्चे चॉकलेट फ्लेवर ढूंढते हैं, तो इसलिए वो भी 3 मिल्क केक भी चॉकलेट फ्लेवर में बनने लगा। बेसिकली मैं बेकिंग भी करती हूँ और कुकिंग भी करती हूँ, मैं दोनों काम करती हूँ। मेरा पेज है इंस्टा पे, तो मैं उससे रन करती हूँ, घर से करती हूँ। आपका मतलब है कि पेस्ट्री की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है और उसके साथ साथ आप जो हैं वो कलनरी में भी हैं। जी जी जी, सेवरी प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं और उसको डिलीवर करती हैं। हाँ, डिलीवर करती हूँ, लेकिन मैं जो है ना वो दावत प्लानिंग जो होता है वो वाला करती हूँ, रोज़ वाला टिफ़िन वाला काम नहीं करती। अच्छा, स्पेसिफिकली आप जो हैं वो अंजुम को आप ज़हमत दे सकते हैं जब भी आपने कोई भी छोटा बड़ा इवेंट अपने घर पे रखना हो, तो कितने पर्सन्स को आप अकोमोडेट कर सकते हैं? और जो घर से जो औरतें काम करती हैं उनसे ज़्यादातर लोग उस तरह काम करते, जैसे घर में छोटे इवेंट रखते हैं ना लोग 30-40 लोगों का, हाँ, तो ये कैटरिंग वाले नहीं करके देते ना, इतने कम लोगों की क्वांटिटी जो होती है। 50%, 60%, इस तरह तो 100 तक कर लेती हैं। तो वो फिर जो है ये होता है कि वो लोग फिर लेडीज जो घर से काम करती हैं उन्हीं को कांटेक्ट करते हैं, वो फिर उन्हीं को ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उनसे उनका काम हो जाता है, क्योंकि औरतें करके दे देती हैं वाला काम, क्योंकि वो कैटरिंग वाले को थोड़ा मसला होता है कम क्वांटिटी में काम करना। कितना टाइम हो गया आपको ये सब? अच्छा, मैं वैसे 2014 से कर रही हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने 2 साल पहले पेज बनाया है। पेज नहीं बनाया था मैं जिस फ्लैट में, तो उस बनाने, ये जो आप सोशल मीडिया से जब आप कनेक्ट हुई, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आते हैं, दूर दूर से भी आ जाते हैं ऑर्डर्स। फेसबुक के थ्रू ज़्यादा आते हैं, इंस्टा के थ्रू? अच्छा, फेक ऑर्डर नहीं आते आपके पास? किसी ने मजाक कर दिया और आपके पैसे ज़ाया हो गए? अच्छा, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये वाला नहीं हुआ। चलिए, ये तो वरना सब ये कहते, सबके साथ होता है केक्स में, वरना अक्सर ये बात सुनने में आई है कहते हैं एडवांस पहले पेमेंट ले लिया करो वरना मसला होता है, फंसा देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कहते भी, कहते रुक जाए, जब मैं आपको डिलीवर कर दूंगी मैं आपको उस वक्त बताऊंगी, फिर आप मुझे पैसे दीजिएगा। तो वो मुझे पैसे ट्रांसफर करते, इतने दिन उनके घर में डिलीवर हो जाती है चीज़।
अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताऊँ, जो भी मतलब अपनी बिजनेस कर रहा हो होम बेस, खास तौर पे अगर वो इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ना कस्टमर के साथ कि पेमेंट में बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहा और कह रहा है कि हाँ भाई पहले हमारी प्रोडक्ट आप वसूल करें, उसके बाद पेमेंट करें, नो इशू, तो कस्टमर भी जो होता है ना वो एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाता है, थोड़ा सा एक उनका ना अच्छा सा स्मूथ सा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। ये खुद मेरा पर्सनल वो तो अननोन होते, वो ये कहते हैं हमने किसी चैनल पे आपका नंबर वहां से ले लिया, यूट्यूब से ले लिया, या फिर फेसबुक पे हमें नंबर मिल गया, तो वो तो हमारे लिए बिल्कुल अननोन होते हैं, उनको मैं तो उनको नहीं जानती हूँ। चले, मैं प्रोड्यूसर साहब से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि प्रोड्यूसर साहब हमारा एक स्क्रीन पर नंबर जो चलता है वो आप नंबर चलाएं, ताकि अंजुम ज़िया से अगर कोई लाइव कोई मशवरा लेना चाहे, कोई एडवाइस लेना चाहे, कोई इनसे सवाल करना चाहे, तो पूरे पाकिस्तान से आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि आप केक बनाने में आपको कितनी दुश्वारी होती है, जिस तरह हम इनसे अच्छे से सवालात कर रहे हैं, कोई टिप्स लेना चाहें, तो बिल्कुल आप कॉल करें, हमारे साथ ये 2 सेगमेंट मौजूद होंगी। अच्छा, ये भी बताइएगा अंजुम साहब कि कितने घर में आपके अफराद हैं और फैमिली में कौन कौन लोग हैं, सपोर्ट कोई करता है नहीं, या ये बस ये अपना ही था? नहीं, फैमिली में मेरे 3 लड़के हैं और बड़ा बेटा मेरा मैरिड है और 2 जो है अनमैरिड है, छोटा भी यूनिवर्सिटी लेवल पे है, वो एजुकेशन उसकी चल रही है, हस्बैंड रिटायर्ड हैं और बहुत सपोर्ट है मेरे बच्चों का। मैंने बहुत टफ लाइफ गुजारा है अपना पिछला जो है, मतलब जो होता है ना मैं का ससुराल खिदमत करना, ये इस तरह का काम जो होता है, जो जिम्मेदारी, मतलब सारे रिश्ते निभाए, जैसी फुर्सत मिली आपने कहा मुझे हाँ, लेकिन क्योंकि शौक तो था, बहुत अच्छे खाने बनाती थी, ससुराल में बहुत अप्रिशिएट किया जाता था मेरे खाने नहीं, मतलब सारे रिश्ते निभा के आज आप यहाँ बैठे हैं। अब मैं सारे फर्ज अदा हो गए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब फारिग हुई हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए, मदर इन लॉ भी नहीं रही अब, तो अब मैं जब फारिग हुई तो मैंने अपने आप को मसरूफ कर लिया, क्योंकि मुझे मसरूफ रहना अच्छा लगता है, फारिग बैठना नहीं। ये हमारा ट्रेडिशन है सर, ये हिंदू पाक का ये ट्रेडिशन है, और स्पेशली पाकिस्तान में अक्सर हमारी जो जब बहुएं आती हैं तो फिर वो अपने घर में लग जाती हैं, तरक्की में, खुशहाली में, घर के माहौल को बनाने में उनकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है, रिश्ते निभाते निभाते, फिर जब पता चलता है तो चले जी औलाद बड़ी हो गई, अब थोड़ा सा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ससुराल है, मैं कहीं भी किसी को कंप्लेन नहीं है। नहीं, सास बहुएं दुश्मन होती हैं अक्सर, आप नहीं, ऐसा नहीं था? नहीं ऐसा नहीं था हमारे साथ, तो लोग ये कहते थे हमने तो ऐसी सास बहू नहीं देखी, क्योंकि फ्रेंड के साथ रहती है, हर बातें शेयर करना, बताना, पूछना, और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। ये वो इंडिया पाकिस्तान वाली बात हो गई ना कि इंडिया हमले कर भी रहा है तो हम यहाँ पे बिल्कुल चिल बैठे हुए हैं। आजकल ऐसी बहुएं आ रही हैं, जी जी मार्केट में ऐसी हैं बहुएं आजकल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहू, मेरी बहू के साथ भी मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी है हमारी, उसके साथ भी हमारी बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो उसको बोलती है अरे इतना टेंशन नहीं लिया करो, तुम्हारी उम्र अभी घूमने फिरने की, तुम घूमो फिर, अभी हमें काम करने दो, जब हम बूढ़े होंगे फिर तुम नहीं करना है। तो इस परसेप्शन को कैसे खत्म किया जाए ना, आप जैसी खातून समझदार बैठी हैं, तो इस पे भी आप कुछ बोलें ताकि इस्लाह हो। लोग खत्म कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा लोगों को अपने अंदर सब्र का मादा रखना पड़ेगा। आजकल जो नई जनरेशन, जो नई लड़कियां आती हैं, उनके अंदर थोड़ा सब्र वाली चीज नहीं, एकदम फौरन उन जो बोला वो पूरा होना चाहिए, अगला का नो अल्फाज जो है ना वो आजकल की लड़कियों में सुनने की आदत नहीं है। मेंगे सिर्फ सास नहीं, हस्बैंड की भी नहीं सुनती हैं, ये वाला भी है बात जगह पे, ऐसा भी है। और एप्रिसिएशन बड़ों की तरफ से एप्रिसिएशन होनी चाहिए, और बड़ों की तरफ से एप्रिसिएशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रही है। ये भी तो है कि वो अभी दुल्हन आई है, अभी वो 6 माह भी नहीं हुए, वो कहती है चले जी अलग हो जाए। देखिए ये उसका राइट है, हक है उसका, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है तो हक है उसका, लेकिन जब आप कहीं शादी होकर आए हैं, जॉइंट फैमिली में अगर आप आए, तो जहाँ से आप आए वहाँ भी तो आपके लोग आपके साथ जुड़े हुए थे ना, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, नंद भावज हो, भाई भाव, कुछ भी, चचा मामू दादा, कुछ ना कोई आपकी फैमिली से, आपसे रिश्ते से जुड़े हुए होते, तो वही रिश्ते यहाँ के जुड़ते, तो आप उनको निभा रहे होते हैं ना, तो आप इनको भी निभाओ ना उसी तरह से। तो यही तो नहीं होता ना ये। हाँ, अच्छा, यहाँ से तो वो ये कह के चली जाती है कि हमने अलग होना, हमारा हक है, मतलब हमें इस्लाम भी इजाज़त दे रहा है, अपने हस्बैंड को भी इससे वो करवा लेती, लेकिन वो अलग होने के बाद भी मैके वालों के साथ तो जुड़ी रहती हैं, ससुराल वालों को छोड़ देती हैं, तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छा, ये अच्छी लगती। चले, एक और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई इमरान भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सियासतदान हैं, और तहरीक इंसाफ बहुत अताब का शिकार रही। आजकल आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, आप लोगों के बड़े शिकवे हुआ करते थे कि जी हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें आज़ादी से ओपोजिशन नहीं करने दी जाती, लेकिन अब तो सब कुछ बेहतर है, अब तो आप यौम तासीस भी मना रहे हैं। इमरान भाई, अब तो कोई शिकवा नहीं है?
अब तो आप आज़ादी से ओपोजिशन कर सकते हैं, कोई अब तो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लग रहे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साहिद भाई। दरअसल मसला ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है ख़त्ते की, वो आप सबको ही पता है। दरअसल हमारा जो कल जो था हमारा 29वां यौम तासीस था ना, 29 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बने हुए। और हमने जो हमारे प्रोग्राम थे यौम तासीस के हवाले से, हमने उसको मंसूब कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से, और इस हवाले से हमने रैली भी निकाली, उसका नाम दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। और साथ में आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी उसमें हमने, तो उसमें हमने यही कहा कि हमारे आपस में जो इख्तलाफात हैं जो अंदरूनी जो मुल्क में, वो हमारे आपस में है, लेकिन मोदी और इंडिया को ये पैगाम दिया है कि अगर तुम पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो ये 25 करोड़ आवाम जितनी भी है वो सब एक पेज पे होगी। सबसे पहले जो पाकिस्तान है वो मुकद्दम मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा इमरान मिर्ज़ा साहब से। और नरेंद्र मोदी, तुम गुजरात के कसाई ज़रूर होगे, लेकिन तुमसे बड़े बड़े कसाई हमारे पास मौजूद हैं। और एक तुम्हें ये क्रेडिट हासिल है कि जब जब तुम हमें मैली निगाह से देखते हो, हम फिर एक हो जाते हैं। हमारा तो तुम फ़ायदा कर जाते हो। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इमरान भाई से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुबह सवेरे आप रोज़ लाइव देखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हफ्ते में 2 दिन आपके साथ हम लाइव हों। तो हफ्ता और इतवार आपके साथ होते हैं हम, और सुबह सवेरे में आप लाइव कॉल भी करें और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन से आप सवालात भी कर सकते हैं। इमरान मिर्ज़ा का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न के आप रहनुमा हैं। इमरान भाई, आप सॉरी, आप ब्रेक से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, तो एवरीथिंग्स गुड ना? अब तो सब ठीक है, अब तो आप रैलियाँ कर रहे हैं, चाहे वो कराची हो, सिंध है, सब एवरीथिंग्स ओके। देखिए, बात ये है कि मुल्क के हर शहरी को आइनी तौर पर हक हासिल है कि अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या कोई बात है तो वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है। ये आइन हक देता है सही हुकूमत है। तो इस वक्त आपको पता है मुल्क की सबसे बड़ी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उससे ये हक छीनना कतन जो है सही नहीं है। ये तो आपको लगता है ना सबसे बड़ी जमात है, क्या पता ना हो? सर 188 सीट लेने वाली को आप छोटी जमात कैसे बोल सकते हैं? तो हुकूमत में नहीं है ना आप लोग? सर हुकूमत में तो ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो रिज़ल्ट चेंज हुए हैं, जो तमाम चीज़ें। तो इस वक्त सबसे बड़ी जमात जो है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जो इतने हर्डल्स आते हैं आप लोगों को और इतनी मुसीबतें झेलना पड़ती हैं, क्या इसलिए झेलना आसान है कि आवाम का बहुत बड़ा सपोर्ट और लव आप लोगों के साथ ज़्यादा है अक्सरियत में? देखिए, बात यह है कि हमारे आबा और अजदाद ने भी इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान बनने के लिए। और जब पाकिस्तान बनाया था तो ज़ाहिर सी बात है उनको जहन में था कि 2 कौमी नज़रिए के तहत बना था ना, कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, हमें हक़ होगा अपनी ज़िंदगी अपने इस्लामी तरीके के मुताबिक हम जीने का तमाम। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, अनफॉर्चुनेटली जिन हाथों में चला गया, जो हालात रहे, तो वो सबसे किसी से ढके छुपे तो नहीं। आज आप देख लें कि आपके साथ जो दूसरे ममालिक जो आपके साथ आज़ाद हुए थे, या आप अड़ोस पड़ोस को देख लें, वहाँ के हालात, वहाँ के मतलब एक माशी हालात में कह रहा हूँ, वहाँ के हालात में यहाँ के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम यही चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी, जो हमारा जो स्लोगन है वो भी यही है कि जी हकीकी आज़ादी, जहाँ पे तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी हो, हक़ राय दही की, और जिस तरीके से दूसरे ममालिक के अंदर सस्ताई है, बेहतराई है इकॉनमी के हवाले से, यहाँ पे भी वही होना चाहिए। अब आप देखें कि महंगाई इस वक्त जिस उरूज के ऊपर है, मैं समझता हूँ कि एक आम शख्स का जो है इस वक्त गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। बेरोज़गारी जिस उरूज पर है, फिर आपके इदारे जो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर हैं,
तो मुल्क वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई प्लानिंग ना हो। सॉरी फॉर इंटरप्ट इमरान भाई, मैं एक अप्रिसिएशन करता चलूँ, मैं भूल जाऊँगा, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर, इस स्लोगन को और इस कैंपेन को बहुत ही ऐसन और अच्छे तरीके से रन किया। बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है इरफान बुगियो साहब का। आपने जिस तरह ये अवेयरनेस का मैं कहता हूँ जो ज़िम्मा लिया है, जो ठेका लिया है, रियली अप्रिशिएट। जिस तरह आपने शऊर को उजागर किया और आपकी आवाज़ न सिर्फ सिंध बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में आपके पेज को देखा गया। मुझ समेत बहुत सारे आपके फैंस हैं। आप अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स बनाते हैं, तंज़ो मज़ाक के साथ साथ लोगों को अवेयर करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को आप हाईलाइट करते हैं। तो मेरी तरफ से आपको सलाम हो और इसी तरह आप काम करते रहें, लोगों की अवेयरनेस करते रहें सर। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके पास भी ये बिल आया था कैनाल्स का। हाँ, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने कहा था ओवर माय डेड बॉडी, कि मैं रहते जीते जी तो नहीं कर सकता इसको। तो उन्होंने रिफ्यूज़ भी किया और एक मरतबा नहीं 5 मरतबा आया, तो उन्होंने 5वें मरतबा जो है उसको रिजेक्ट किया। ठीक है। फिर अब तो ख़त्म हो गया। देखिए बात यह है कि वो वापस वापस हो गया ना अब तो, लेकिन वो फिर वो एहतियात ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? देखिए वापस लिया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकला ना। अच्छा, वो कह रहे हैं निकल जाएगा ना, वो भी निकल हाँ, जाएगा। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन निकलेगा फिर हम उठेंगे। अच्छा, ठीक है। तो बात ये है कि मैं ये कल सीएम साहब से सवाल हुआ कि एतमाद क्यों नहीं है वज़ीर आज़म पर, लोगों को, बिलावल साहब पर, दरअसल पार्टी पर सिंध के लोग एतमाद ही नहीं कर रहे। देखिए एतमाद यूँ नहीं है ना कि जब इनका लीडर जो है, आपको याद है मुशर्रफ दौर के अंदर माहिदा हुआ था, तो उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा था, कोई आयत तो नहीं उतरी थी, मुकर गए थे अपनी बातों से। जब इस तरह की कोई बात करेगा तो मुनाफिकत हो जाती है ना। तो मुनाफिकत इसी को कहते हैं। मैंने बोला कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है ना शिर्क के बाद, तो मुनाफिकत है। वो इस तरह से कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने शैतान को बोला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अगर वो चाहता तो सजदा कर सकता था, चुप मतलब कर लेता, दिल में रखता है। अच्छा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं मुनाफिकत नहीं करूँगा, सारी ता क़यामत जो है मैं लानतें लूँगा, तमाम चीज़ें मैं झेलूँ, लेकिन मैं मुनाफिकत नहीं करूँगा कि सामने ज़ाहिर कुछ हो और दिल में कुछ हो। तो मुनाफिकत इन्होंने यही करी कि एक तरफ तो साइन किए इन्होंने कैनाल्स के ऊपर और दूसरी तरफ एहतजाज कर रहे हैं। तो इसको मुनाफिकत बोलते हैं, ये जो गुनाह ये करके बैठे हुए। लेकिन फिलहाल मुल्क में जो माहौल है इंडिया की हरकत की वजह से मेरे ख्याल है तमाम पार्टीज़ और तमाम पॉलिटिशियंस और सारी की सारी अवाम एक पॉइंट पे जमा हो गई है और अब सिर्फ मेरे ख्याल है सब पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं, कोई किसी पार्टी की तरह मतलब बात सादिया नहीं का ये कर कहना है कि मोदी की शान में भी कुछ अलकाबात हो जाएं। देखिए वो तो हो रही है। फेसबुक देखें आप, मीम्स भरी पड़ी हैं, हंस हंस के बुरा हाल हो देखिए वो जाएगा। तासुबी आदमी है। अच्छा, आप देख लेना गुजरात के अंदर जो उसने मुसलमानों के साथ किया वहाँ पे, ठीक है। तो वो कोई मतलब आप लगा सकते हैं कि वो जहनी मरीज इंसान है ना, जो अपनी ही कंट्री की आवाम के साथ जी बिल्कुल। जरा जब- लिहाज अच्छा, नहीं करते। ये जो वाकया है दूसरों के ये भी इन्होंने खुद ही करवाया, मासूम लोगों की जी, जान बिल्कुल, ली, हम मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ और पे फिर कोई प्रोपेगेंडा किया। एक लाश दिखाई है और उसके ऊपर भी खून नहीं है। ठीक है, फॉल फ्लैग ऑपरेशन है और ये पहले भी इस तरह की हरकतें करते रहे। आप ये देख लें सिख बरादरी जो है, हाँ, वो इनसे जो है वो खालिस्तान की जो है वो कंपेन चला के बैठे बेजार हैं हैं। हाँ, इनसे। बेजार हैं, वो अलग होना चाह रहे हैं इनसे। फिर आप देख लें कनाडा ने इनको डिक्लेयर कर दिया दहशतगर्द कि जी आपकी जो रॉ है यहाँ पे कनाडा के अंदर ये जो है कत्ल वारतगरी और करती है। इंडिया का भी पढ़ा लिखा तबका इनसे Exactly। जो है वो आप agree अच्छा वर्ड नहीं यूज करता, कर रहे हैं परेशान सर। है। उन्होंने कहा दफा हो जाओ। जी बिल्कुल कनाडा ऐसे ने ही। ये कहा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। कनाडा के बाद फिर अमेरिका ने फ्लैग कर दिया अमेरिका कनाडा ने को। भी यही बात करी कि जी आप जो है दहशतगर्दी के अंदर आपकी जो एजेंसीज है वो मुलव्वस हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके से मतलब कहता हमारे तो इस्लाम है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल जो है वो कत्ल होता है। तो ये जिस रविश के ऊपर है, बहरहाल हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो इसका मुकाबला मैं करेगी। देख रहा था माजी के और हमारे और जो साथ में आवाम भी उनके साथ जो है वो शाना बशाना माजी खड़ी है। में भी बहुत सारे हमारे इस तरह के हादसात हुए, जंगें भी हुई हैं। तो मुशर्रफ साहब के टाइम पर जब इन्होंने गीदड़ भपकियाँ दिखाई थी, तो मुझे याद है उस वक्त मुशर्रफ साहब ने कहा था 5 मिनट में वो पहुंच भी गए थे। इन्होंने शहर भी दबा दी थी मुशर्रफ साहब ने कारगिल के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात आ जाएगी कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब,
वो जो उन्होंने अमेरिका से डिक्टेशन ले लिया था और वो जिसकी वजह से हमारी जो फौज है उसको रिवर्स होना पड़ गया था। ये चीज़ें, लेकिन 5 मिनट का टाइम दिया था मुशर्रफ साहब ने कि हम आप पे मिसाइल गिरा देंगे, एटम गिरा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप और वहाँ पे खाम ख्याली में ना रहें। बाकी इंडिया का बहुत बड़ा वहाँ पे नुकसान हुआ था, बहुत कैजुअलिटीज़ हुई थी, ठीक। तो ये बहुत तो ये तो ऐसा तो है, लेकिन ये है कि हमारे दिलेर सियासतदान नहीं है। अब जैसे खान है, खान ने तो बोल दिया था कि अमेरिका इंडिया को बोला था कि आप ये सोचिएगा कि हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे। सर बिलावल साहब को भी तो फिर अप्रिशिएट करें ना, उनकी भी तो अप्रिसिएशन बनती है। बिलावल साहब ने तो कल बोला मैं दरिया सिंध पे खड़ा होकर कह रहा हूँ कि अगर पानी हमारा नहीं बहा तो इसी पानी में तुम्हारा खून बहेगा। सर कहने में और करने में सर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। अभी तो बोल दिया ना, खान साहब बैठे हुए थे जब वज़ीर आज़म थे, आपने देखा होगा, खान साहब ने बोला कि जी इंडिया को धमकी दी कि हम आपके साथ लड़ेंगे। तो उधर से शहबाज शरीफ बोलता है कि नहीं भाई ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अच्छा बताएं। फिर दूसरी बात ये है कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल की बात है मेरे ख्याल से, टीवी में बैठ के ये बोला, तरीक को किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी ये इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि आप जो है दहशतगर्द जो है करवाते हैं, भेजते। तो बताएं आप, मतलब उसकी अकल को मैं हैरान हूँ। उसने पता क्या बोला? उसने बोला जी भेजते हैं, वो अमेरिका के कहने पे हम भेजते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। अंजुम साहिबा से भी ज़रा बात कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक पे जल्दी चले जाते हैं। इश्तिहारात बहुत हैं, प्रोड्यूसर साहब बार बार ब्रेक। ये जो केक आपने बनाया है, इसमें क्या क्या कुछ डलता है और कितनी देर में बन जाता है ये? अच्छा, केक असेंबली में ज़्यादा टाइम लगता है बेक करने में। जो इसका ब्राउनीज बेक होता है ना, वो कोई 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाता है। क्यूरियस हो रही हूँ, जो ऊपर आपने बॉल्स डाली हैं, ये भी आपने खुद ही बनाई? नहीं, ये बॉल्स बने हुए आते हैं। ये एक चोको बॉल्स हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। चोको बॉल्स ये एक तरह का वो है सीरियल वगैरह, जिस तरह कॉर्नफ्लेक्स होता है ना, इसी तरह ये बॉल्स वाले सीरियल्स भी आते हैं, यही डलते हैं। असल में इस केक में यही वाले सीरियल ही डाले जा रहे हैं। इसको जो है ना ऊपर हम लोग चॉकलेट से कोट करते हैं, चॉकलेट गनाश से कोट करके उसके ऊपर जो है ना कोको पाउडर डाल के उसको ड्राई करते हैं, क्योंकि अगर वो गीला हुआ तो बहुत जल्दी सौगी हो जाएगा, क्योंकि सीरियल है, तो उसको क्रंची रहने के लिए। अच्छा अंजुम, एक चीज़ और, ये कुछ मुझे और भी टेबल पे नजर आ रहा है। जी, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं रिसेंटली मैंने कुछ दिनों से मैंने शेफ कोट का काम स्टार्ट किया हुआ है। मैं तमाम शेफ लोगों के लिए जी मैं हाँ जी ऑर्डर्स पे मैं कोट्स लोगों के बनाती हूँ। लोग कस्टमाइज उसमें शेफ कोट है और एप्रन है, तो शेफ कोट और एप्रन का जी हाँ, और शेफ जी हाँ, मैंने ये भी स्टार्ट लिया हुआ है, क्योंकि अभी मुझे नीड है थोड़ी, तो इसलिए मैंने कहा कि चले। तो बहरहाल काम मुझे आता है, स्टिचिंग मुझे आती है, तो मेरे पास टाइम है, तो मैंने फायदा उठाया। अगर कस्टमाइज शेफ कोट भी बनवाना चाहता है, इसमें है, मैं अंजुम से रब्ता कर सकता है, और आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा सा और पैकेज आपको ऑफर करेंगी। ठीक है, ले लें सर, प्रोड्यूसर ब्रेक ले लें। आप बार बार मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं देंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुबह सवेरे में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और इतवार और हफ्ता ये 2 दिन आप हमें लाइव देखते हैं। सुबह 10 से 12 बजे तक कोशिश होती है पाकिस्तान की तामीरी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं, दूसरे मकातब फ़िक्र से आपकी बात करवाएं, ताकि आपके वीकेंड भी अच्छे गुजरें, मालूमाती गुजरें, आप कुछ सीखें। ब्रेक के बाद हमें जिन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपकी भी पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं, और हमारे ये कराची को ये खुशनसीबी है कि आपका ताल्लुक़ कराची से है, और मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के बिजनेसमैनों का चेहरा हैं, और आप हमारे लिए बायज़ फ़ख्र हैं। और आज आपसे हमने बड़ा कीमती टाइम लिया, आप बहुत बिजी थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमजा याकूब तवारी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? सब माशाल्लाह ठीक है। साजिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। आपका ज़बरदस्त शो है जो चल रहा है,
आपने इंट्रो मेरा इतना ज़बरदस्त और बड़ा दे दिया है, मैं उसके मुकाबले में तो बहुत एक छोटा सा इंसान हूँ। इस पे भी किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जितना दिया मेरे सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। तो बेशक ये अल्लाह का ही करम है, उसके हबीब के सदक़े वो नवाज देता है। तो मुझे लगता है कि इंसान को हमेशा से ज़मीन से जुड़े ही रहना चाहिए। हाँ, और ज़मीन पर ही रहना चाहिए और इसी ज़मीन में चले जाना है। तो ये उनको क्या कहेंगे? अक्सर हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, इतना कद भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो ज़मीन पर खुद को खुदा समझते हैं, गरूर, तकब्बुर। आपकी नज़रों से भी गालबन गुजरे हो कैसे लोग? गुजरते हैं, किसी फ़र्द वाहिद की तो मैं कभी भी बात नहीं करता, इसलिए कि वो गीबत के ज़मरे में आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान का जो सफ़र है ज़िंदगी के अंदर, वो मट्टी से लेके मट्टी तक का ही है। ओके। आज ज़मीन के ऊपर है और कल ज़मीन के नीचे। और जिस दिन इंसान का वक्त इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि फ़लाँ शख्स है जिसको दुनिया में बड़े ही तकब्बुर के साथ वो घूमता था, अहंकार के साथ घूमता था, या बड़े इज़्ज़त के साथ उसका नाम लिया जाता। लोग बस यही कहते हैं ये मैयत है, इसको उठा लें। तो सबसे पहले जो उसने पूरी ज़िंदगी अपनी शनाख्त में लगाई होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को हमेशा से ज़मीन पे रहना चाहिए। तकब्बुर तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, इसलिए कि सांस भी उसी की दी हुई है, वो जब चाहे वापस ले ले। और ज़िंदगी में जो इंसान का सफ़र है वो तो एक ट्रांजिट पीरियड है। जैसे हम यहाँ से कहीं बाहर मुल्क जा रहे होते हैं तो किसी कंट्री में 1-2 घंटे का ट्रांजिट एयरपोर्ट पर होता है। ये समझ लें तो ज़िंदगी बहुत आसान है, और ये ना समझें और अपनी मैं में रहें तो जिसको मैं की हवा लगी उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने बहुत इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही उरूज दिया, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका नाम व निशान मिट गया। तो हमेशा से अल्लाह ताला रिस्क भी वो अता करे जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। इज़्ज़त भी वो अता करे जो हमारे लिए बेहतर हो, वो इज़्ज़त अता ना करे जिससे हमें तकब्बुर आ जाए या गुरूर आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा से ईमान के साथ दुनिया से ले जाए। लेकिन ये दुनिया जो है ना, ये आपके ग्राफ को चढ़ा देती है, फिर इसी तरह से पटक भी देती है। तो इसीलिए इंसान को अपनी हद जो है ना उसमें रहना चाहिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, में रहना चाहिए। जी। अच्छा, ये एक गरूर का मारा एक हमारे पड़ोस में एक वो नरेंद्र मोदी भी तो है, जिसको गुजरात का कसाई भी कहते हैं, और वो जंगी जुनून में मुब्तला है। और माजी गवाह है कि हमने उनके गरूर तकब्बुर का हर बार जवाब दिया है। तो उसकी शान में भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहले भी इंडिया ने 77 साल से जब से हम आज़ाद हुए हैं, वो कोई ना कोई मौका छोड़ता नहीं है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, पाकिस्तान की इकॉनमी को ख़राब करे। आप देखें जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम शवाहिद इंडिया से ही जाके मिलते हैं। KPK के अंदर या कराची के अंदर जितने भी वाक़यात हुए हैं, जब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही होती है और कोई ना कोई अचानक से एक वाक़या नमूदार हो जाता है, चाहे वो गवादर में हो, KPK में हो, वाया अफ़गानिस्तान हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा से पीछे लिंक इन्हीं का मिलता है। इसलिए कि इनको भी पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है। और जब से अभी ये चीफ साहब आए हैं, आप देखें कि इकॉनमी 23% जो इंटरेस्ट रेट था वो 12% पर आ गया। इन्फ्लेशन आपकी सिंगल डिजिट पर आ गई है। GDP इस रीजन के अंदर हमारी सबसे बेहतर है, 2.5% से 3.5% पर है। डॉलर जो कि 330 पे था और 400 की बातें हो रही थी, वो आज 1 साल हो गया 278 पर है। तो ये तो उनको अच्छा लगेगा नहीं। तो जब अच्छा लगेगा नहीं तो इन्होंने कहा कि फिर कोई एक नया तमाशा क्रिएट करें। अभी मेरा ख्याल है अभिनंदन वाली चाय इन्होंने पी नहीं है, याद नहीं है इनको या तो। और ये वो वक्त दूर नहीं कि अब चाय तो मिलेगी लेकिन उसका बराबर रिएक्ट भी करेगा पाकिस्तान, उसका जवाब भी देगा। और इस दफ़ा जवाब जो है ना वो ऐसा होगा कि वो इनके लिए लेसन होगा। ये सिर्फ पानी बंद करने से, पानी के बाद अगर हमारी हुकूमत ने अभी तो एयर स्पेस बंद करी है, अभी इनकी एक्सपोर्ट्स, इनकी इंपोर्ट हमने बंद करी है गवर्नमेंट ने। और अगर ये जो 4 नाले इनके सेवरेज के अनट्रीटेड वाटर के जो इंडिया से आ रहे हैं, जो कि इस सिंध ताश मुआहिदे का हिस्सा हैं, पाकिस्तान वो बंद कर दे तो ये तो उधर इनके और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और पानी वगैरह रोकने का कोई भी इनके पास तरीक़ेकार नहीं, उधर कोई बंद नहीं बना हुआ है कि ये पानी रोक लेंगे। जो इन्होंने 7% बाकी के 3 दरिया का रोकना था, ये वो नहीं रोक सके आज तक इतने 65 सालों में, 70 सालों में उस मुआहिदे के बाद। तो ये ऐसे कैसे पानी रोक लेंगे। और इंटरनेशनल इसमें वर्ल्ड बैंक के ज़माने के अंदर ये 1960 में ट्रीटी हुई थी
और ये कोई इतना आसान चीज़ें नहीं है, इन्होंने दुनिया को भी फेस करना है, लॉ है, कोई जंगल का कानून थोड़ी है कि इनकी मर्जी इन्होंने आके आज पानी बंद कर दिया और ये बॉर्डर की वायलेशन करके तो बताएं। पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो खड़ी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जितने शहरी हैं पाकिस्तान के, जितने भी अख्तलाफ किसी के हो जाएं आपस में, चाहे हम सब किसी भी मकातब फ़िक्र में, फ़िरकावारियत में, पॉलिटिकल में, किसी भी चीज़ में सब अलग अलग हो जाएं, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी, पाकिस्तान की बात आएगी, तो सबसे पहले पाकिस्तान होगा। और आप देखेंगे चाहे वो यहाँ के लोग हों, चाहे वो यहाँ के बच्चे हों, औरतें हों, बिजनेस कम्युनिटी हो, सबसे पहले खड़े होंगे। और कोई हो ना हो, मैं तो उनके साथ सबसे पहले खड़ा होऊंगा। और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम यहाँ बैठे, हम सबको अल्लाह ताला ने वो जज्बा दिया है कि हमारे मुल्क की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा, हम अपने हिस्से का काम करेंगे, चाहे हम सोशल मीडिया पे करें, हम प्रैक्टिकली करें, हम बॉर्डर पे करें, जो हमसे होगा दामने धर्मे सुखने हम करेंगे इंशाल्लाह। तकब्बुर की बात हो रही थी यहाँ पे, तो अल्लाह ताला के 99 नामों और 99 सिफात में से एक मुतकब्बिर भी है। और अल्लाह ताला ने अपनी सिफात के तमाम औसाफ अपनी दुनिया में बनाए जानी मखलूक में रखे हैं, लेकिन मुतकब्बिर एक वो वाहिद सिफत है जिसे अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी के भी दिल और दिमाग में देखना पसंद भी नहीं करता और चाहता भी नहीं है। इसलिए जो भी गुरूर का हमारा हो, जो भी तकब्बुर में मुब्तला होता है, उसके ख़िलाफ़ अल्लाह ताला खुद खड़ा होकर उसे ज़मीन बोझ कर देता है। वहीं से उसका ज़वाल शुरू हो जाता है जहाँ वो तकब्बुर में मुब्तला होता है। तो बिल्कुल इसी तरह इंशाअल्लाह हमारा दुश्मन भी ज़मीन बोझ होगा। चले प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इमरान साहब की तरफ हमारा रेडार है। पाकिस्तान से होते हुए अब हम कराची की तामीर और तरक्की के बारे में बात करेंगे। और अक्सर शिकवा है अहले कराची का कि यहाँ पे मंसूबे बनते हैं लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं होते, और फिर वो तनकीद बराए तनकीद ही होती है और तामीरी तनकीद भी हमारे यहाँ नहीं होती। सोसाइटी का एक बड़ा मसला है। इमरान साहब, यूँ तो आपका अपोजिशन से ताल्लुक़ है, बहुत सारे मेयर्स आते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन ताख़ीर दर ताख़ीर, स्पेशली वो यूनिवर्सिटी रोड से लेकर ये मतलब वो बच्चे कहते हैं हम तो अब जवान हो गए, अभी तक चल ही रहे हैं मामला। आप देख लें कि कराची के हवाले दरअसल बेसिकली किसी भी चीज़ को करने के लिए ना तो प्लानिंग होना चाहिए ना, और फिर दूसरा आपके पास टैलेंट होना चाहिए या आप तजर्बा कह लें। आप देख लें कि मेरे ख्याल से जितना टैलेंट कराची में उतना तो मेरा ख्याल जो टैलेंट है वो बाहर चला जाता है। अच्छा, हाँ, वो जुगाड़ वाले काम अगर आप करेंगे तो जोड़ लें, फिर आप तफसील से जवाब दें। ये क्या चीज़ है जो मुझे परेशान करती है, मेरे ख्याल सभी को करती है, कि अगर जो है वो पठान बिरादरी की हुकूमत आती है तो वहाँ मखसूस इलाके में काम होता है तरक्याती, पंजाब की हुकूमत आती है तो वहाँ पे तरक्याती काम होता है। हुकूमत तो सबके लिए ना, और जब यहाँ हमारे सिंध की हुकूमत आती है तो कराची में तब भी काम नहीं होता। हाँ बताएं। देखिए बात यह है कि पिछले 17 सालों से तो आपको पता है पीपल्स पार्टी इस वक्त बैठी हुई है यहाँ पे, और आप ये देख लें कि मैं आपको बता रहा था कि यूनिवर्सिटी रोड की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अभी कुछ अरसे पहले 2-3 साल पहले ही वो तकरीबन 60-62 अरब रुपए से जो है वो जेल चौरंगी से उन्होंने जो है मलिर कैंट तक रोड बनाई थी नई, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही आपने कौम का पैसा भी ज़ाया किया, ठीक है, आपके और हमारे टैक्सेस से जाता है ना, आपने दोबारा खुद दिया उसको। अगर आपने बना नहीं था तो आप डायरेक्टली वो बनाते, तो आपने पैसा भी ज़ाया किया, वक्त भी ज़ाया किया। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड को आप देख लें कितना अरसा हो गया, वो इस वक्त पतली गली बनी हुई है, और वहाँ पे जो लोग कारोबारी जो हालात हैं, फिर दूसरा उस इलाके के रहने वाले लोग वो बीमार हो रहे हैं, क्योंकि डस्ट जो उड़ रही है तमाम चीज़ें, हाँ डस्ट एलर्जी,
तो वो इस वक्त बीमार हो रहे हैं। फिर दूसरी बात आप ये देख लें कि मीना आप आ जाए करीमाबाद की तरफ आ जाए, तो वहाँ इतना बड़ा खाई खोद के रखी हुई है, जो गिरेगा वो निकल जी, वो इतनी बड़ी खाई खोद के रखी हुई है, तकरीबन 2 साल हो गए, तो वो वैसा का वैसे पड़ा हुआ है। वो पूल के नीचे भी खुदाई कर दी है। तो मैं जाकर बात वहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो है ना आपस में राब्ता नहीं है इदारों का। आप बना के जाएं तो दूसरी मालूम चला अगले रोज जो पीटीसीएल वाले पहुंच जाते हैं। और ये रोड बनाने के बाद क्यों याद आता है कि अभी नीचे मैं अभी दरअसल कोऑर्डिनेशन नहीं है। इमरान भाई, एक कड़वा सवाल, पानी की लाइनें डाल दी है, सियासतदान अक्सर सिर्फ तनकीद करते हैं, लेकिन वो खुद एहतसाबी कब करेंगे? आपकी पार्टी ने क्या क्या किया वो भी तो बताएं। देखिए इमरान खान साहब, मुझे याद है वो सीएम साहब कहते थे सर ये इधर भी आ जाएं सर, वो नहीं आते थे यहाँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए खान साहब आए भी हैं, और दूसरी बात ये है कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, सच बोले ना कि खान साहब आपको आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? देखिए खान साहब, देखिए बात ये है कि उनकी तरफ ये जाए आवाज, देखिए ये आपको पार्टी से निकाल देंगे। देखिए कराची ने वोट भी दिया है, कराची ने पीटीआई, कराची ने तहरीक इंसाफ को वोट भी दिया है, और इस मरतबा भी 2024 में भी पूरे पाकिस्तान से ही वोट पड़ा है। तो खान साहब ने उस वक्त भी, जब 2018 में गवर्नमेंट थी और जब MQM हमारे साथ थी, तो उस वक्त भी एक्स्ट्रा तकरीबन 7 अरब रुपए एक्स्ट्रा फंड दिए थे। ठीक है, कहाँ लगा वो? अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा फंड्स भी दिए थे, फिर दूसरा हमारे MNAs को जो फंड्स मिले थे। अच्छा मैं आपको बताऊँ, देखिए बारिश वो खर्ची थी ना, जेब खर्चा था MNAs का। सर वो यार ये आपके पॉकेट मनी, देखिए वो फंड्स दिए थे, अगर वो उनकी जेब में चले जाएं तो उनकी फिर वो उनकी नकल एजेंसी है ना। लेकिन गए ना सर, देखिए बात सिंध गवर्नमेंट बेसिकली सिंध गवर्नमेंट, हमने PWT के तहत जो है काम करवाए थे, क्योंकि हमें पता था कि सिंध गवर्नमेंट जो है सारा पैसा आपको पता है उनकी तो जेबों में चला जाता है ना। जिस तरीके से मोटरवे का जो पैसा दिया था, ठीक है, 6 अरब रुपए वो DC की से निकला, अब ये डीसी साहब के अकाउंट से वो निकला, आपको सबको पता है। मुझ पर फिर बहुत PTI के लोग फिर नहीं आते। सर आपके इमरान खान, आपके और हमारे फॉर्मर वजीर आजम, आपके लीडर, वो तो घड़ियां और वो गिफ्ट बेचकर कहते थे मैंने रोड बनवा। सर अब बात ये ना, जो हाँ, बंदा अच्छा सड़क बनवाने के पैसे देखें आप सुनिएगा, देखें आपने पूछ लिया ना। देखें बात ये, जो शख्स जिसका बल्ले पे सिग्नेचर जो है 6-6 करोड़ के अंदर बिक रहा हो बल्ला, तबानी साहब को कहते वो सड़क बनवा दे। सर मेरी बात पूरी हो रही है ना सर, उसके लिए अतहाफ बेचने की बात ये कि देखिए ये भी शहरी हैं, मैं भी शहरी हूँ सर। ऐसे ही अगर आपको खान साहब कहते हैं आप सड़क ना बनवा, देखिए बात देखिए ठीक है आपके घर के बनवा। साहिल भाई देखिए, आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं। बेसिकली ये जो काम होता है वो हुकूमत का होता है, ठीक है। लेकिन हुकूमत, आप जो शख्स का बल्ला जो 5-5-6-6 करोड़ रुपए बिकता हो, जो 1 घंटे के लिए आके जो 3 घंटे बैठा तो 16-17 अरब रुपए उसकी टेलीफोन कॉल्स के ऊपर आ जाए, और वो सड़क बनाने के लिए, फिर यही तो मेरा सवाल था। तो मैं आपसे उसके बाद सड़क बनाने के पैसे नहीं, तुझे तायफ भेजे। सुन तो लेना, आप मेरी बात सुन ले। देखिए तोहफा जो मिला था वो तरीके से लिया, ठीक है, उसके ऊपर बाकायदा टैक्स दिया, बल्कि टैक्स भी इनहेंस करवाया कि जनाब टैक्स तो बढ़ा दे। लेकिन आप उस चीजों को नहीं गिन रहे हैं जो कि एलिजिबल नहीं थी। गाड़ियां जो उन्होंने गाड़ियां तक वहां से इन्होंने जो है नवाज शरीफ वालों ने गाड़ियां ली हैं, जरदारी वालों ने गाड़ियां ली हैं, जो कि आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा बेताज, तो उसने खाकान अब्बासी साहब ने क्या बोला कि अगर इमरान खान अगर मुजरिम है तो हम सभी मुजरिम हैं, हम सबको भी अंदर कर दो। तो आप ये देखें ना, ये तो मुतसाबाना हो गया ना, मुतसाबाना नहीं, दूसरा आगे बढ़ जाता है। घड़ी देने के बाद भी उसने वहां पे सड़कें बनवा दी। चलो खातून बैठी है अंजुम, क्योंकि आप वर्किंग लेडी हैं और बहुत सारी खवातीन काम कर रही हैं, करना चाहिए, रियली अप्रिशिएट। ये जो जिन लड़कियों की, उन खवातीन की जो अभी अभी अमली ज़िंदगी में आई हैं, अभी शादियाँ की हैं उन्होंने, उनको कोई मशवरा दें, क्योंकि आपने एक अरसा गुजारा, फिर आज आप एक बिज़नेस कर रही हैं, खुद पूरे घर को चला रही हैं, वो भी इस काबिल हो जाएं, अपना टाइम बचाएं। क्योंकि कुछ देर पहले जब आपने कहा, वो बात आपकी रह गई कि आज की बच्चियों को जल्दी बड़ी है, वो ठंडी नहीं है, मतलब ठहराव नहीं है उनके पास, तो वो ठहराव कैसे आएगा? वो देखिए, अब जो नई लड़कियां जो भी आ रही हैं, तो वो एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेकर आ रही है। हम लोगों ने अपने वक्त में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ली, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मीडिया का दौर है, अब उनके हाथ में मोबाइल है, उनका अवेयरनेस बहुत है। तो जब वो आती है तो उनको पहले सब कुछ समझना चाहिए और ठहराव रखना चाहिए। हर काम के लिए अल्लाह ने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है। आप जितनी भी जद्दोजहद कर ले, वो काम तो हो जाएगा। ये नई लड़की क्या होता है? नई शादी की है बच्चियां जो आ रही हैं, हाँ, तो वो हमारे लिए नई हुई ना।
हाँ, हमारे यहाँ की तो वो नहीं हुई ना, हाँ, हमारे हाँ। सामने की बच्चियां बड़ी ऐसे ही। होकर जब हमारी सामने आई बच्चियां आ रही हैं, हैं। हाँ चलें हमारी बच्चियां चलें, वेलकम चलें। बिहेव होना हाँ चाहिए। हाँ चल, ये हमारी जो बच्चियां बड़ी होकर अब आ रही हैं तो ये एजुकेशन लेकर आ रही हैं, उनको समझ बूझ है, मीडिया भी है, सब कुछ। अब डिजिटल दौर है, तो जो चीजें पहले बच्चियों को बताना पड़ता था वो उनको पहले पता चल जाता है ना। तो उनको जहाँ कहीं भी वो जा रहे हैं या घर में भी थोड़ा ठहराव रख करके और तहम्मुल रखें, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज के लिए वक्त मुकर्रर किया हुआ है। आप जितना भी तोड़ जोड़ करके काम कर लेंगे, वो काम का वो मेयार नहीं होगा, अच्छा, वो कामयाबी भी नहीं होगी। तो हर काम होता काम जरूर है, लेकिन जो ऊपर वाला ने आपके लिए वक्त तय किया हुआ ना, उसी वक्त होगा वो काम सही। तो लड़कियों को ये चीजें थोड़ी समझनी चाहिए। बस आजकल जल्दबाजी बहुत है, कल वाला काम 10 मिनट कहीं पहले। तरबियत का तो हाँ, तरबियत का भी थोड़ा असर पड़ता है, अच्छा। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स ही बच्चों को उस तरह टाइम नहीं देते जिस तरह पहले के पेरेंट्स अच्छा, दिया एक मिथ करते है, थे। एक आप बुरा नहीं मानिएगा, आप भी बेटियों और बेटों वाले सब हैं बिल्कुल। कि माएँ घर खराब करती हैं जी बच्चियों के। हाँ, कुछ घरानों में होता है। अच्छा, पहले ना लड़कियों को रुखसत जो कर देते थे, बहुत टाइम वो अपने ससुराल में रहती थी, माएँ हर वक्त कॉल करके नहीं कहती थी हाँ, कैसी हो, नाश्ता कब किया, क्या किया, घर अच्छा। में कौन लोग क्या कर आजकल रहे वो हैं। मतलब फोन बस कान पे रहता है। आजकल तो बिस्तर से पहले माँ को कॉल की पहले जाती फोन भी है, नहीं फिर होता अपना था। घर हाँ। संभाला देखा हाँ, जाता है। पहले तो मोबाइल यहाँ नहीं से मामला खराब हुआ। यहाँ से जब खराब आपने होता बेटी को है। रुखसत इसका मतलब किया माओ है, को इन्वॉल्वमेंट कम करनी चाहिए। कम, जब आपने लड़की को रुखसत किया जिस घर के लिए, पहले उसको वो घर समझने दें, उसको वहां संभलने दें। उनसे राब्ता भी नहीं खत्म होगा, लेकिन तरीके से रखें ना, और उनके हर काम में इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि वो जब वहां रहेंगी वो कभी गलत भी करेंगी तो उस घर में जो बड़े हैं वो खुद उनको बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा तो ये सही हो तो जाएगा। फिर इसका मतलब मिस्टेक माओ की है। हाँ, तो माओ की है ना। तो फिर वो एक्सटर्नल माएँ इंटरफेरेंस जहाँ भी होगी वहाँ चीजें खराब होगी। हाँ, तरीके बिल्कुल, कोई अपनी बेटी नहीं छोड़ता, क्योंकि अपनी लगते जिगर को देना इतना आसान नहीं है, लेकिन तरीके से। पहले की माँ ये नहीं करती थी, पहले की लड़कियां आके अगर माए से कहती थी ना मेरे ससुराल में, क्योंकि पहले तो फोन का दौर नहीं था, हाँ, हाँ। तो लड़कियां जब मिलने आ रही या रुकने हाँ, आ रही हाँ, है पेरेंट्स के हाँ, पास, तो वो जल्दी कहती नहीं थी। शायद किसी मौके पे वो कह देती कि मेरे ससुराल में यूं यूं या ऐसा बस हुआ। आप फिर सुने, कुछ हाँ, बोले ना। तो वो फिर माए रिएक्ट उनको ना करें। समझाती थी कि ये तुम्हारे घर का मामला है, वहीं तक रखो, वहां की क्या बातें बात। यहाँ आके नहीं करो। तो इस वजह से पहले के घर खराब नहीं हुआ करते थे। जबरदस्त। आजकल जो मैं रिश्ते समझती मजबूत हूँ, थे हाँ, उनके। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जॉब एनवायरनमेंट देख कर आ रही हाँ। होती है मोस्टली, तो मैं ये समझती हूँ उनको वो घर को भी ना जॉब की तरह ही लेना चाहिए, कि वहां पर भी वो स्ट्रेंजर्स में जाती हैं तो जाहिर है वो वहाँ वर्क प्लेस पे इस तरह से बिहेव नहीं करती हैं जैसे इन्फ्लेमेशन, वो जरा जरा सी बात में रिएक्ट करने लग जाती हैं। जब बाहर, मैं समझती हूँ सबसे पहले सोचना चाहिए, जब बाहर हम लोगों की चार बातें खामोशी हाँ। से पी जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, जिस तरह अपने जॉब में बिहेव करते हैं नाइसली, गुस्सा भी आ रहा है तो हाँ। तो इसी तरह जो है अच्छा, अपने घर में भी लॉस के साथ भी बिहेव थोड़ा सा करना चाहिए नाइसली। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा आप टाइम दें, हाँ। थोड़ा सा आप कमरे में जाके अपने स्ट्रेस निकाल लें, हाँ, लेकिन बिल्कुल चलें। वैसे ही बिहेव करें जैसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देखिए, करते मैं हैं। ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने आपकी बात सुनी है, सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि पेशेंस लेवल जो है ना वो खत्म हो पेशेंस गया। लेवल जी जी बिल्कुल। पहले की जो माएँ थीं, बेटियां थीं, फ़ोन उस ज़माने में था या जाती थीं, तो पहले जब रुखसती होती थी तो वालिद उसकी बेटी को समझा देते थे कि बेटा तुम्हारा असली घर वो है। और अब जो रुखसती होती है तो उसके पेरेंट्स ही उसको बोलते हैं कि अगर ये ऊंची आवाज़ में बात करे तो हमें आके बताना। जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। मेरी अपनी वाइफ बिजनेस करती हैं और मैं कहता हूँ हर लड़की को आज बिजनेस करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन एक दायरे कार के अंदर, एक फ्रेमवर्क के अंदर। हमारा मसला कौम का ये है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। वेस्ट को अडॉप्ट करने के चक्कर में ना हम अपनी कल्चर में रहे, ना हम वेस्ट में रहे, और हम भटक गए बीच में। दूसरी जहाँ तक बात है कि शहर कराची की इतना डेवलपमेंट काम हो रहा है, हम तो चूँकि बिजनेसमैन है, ए पॉलिटिकल है, जिस पे तनकीद करनी हम ज़रूर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए अपॉइंट, इलेक्शन जीते, उन सब ने कराची से ही वोट लिए। जितनी, चाहे वो पीटीआई पावर में रही, चाहे वो पीपल्स पार्टी पावर में रही, चाहे वो PMLN रही, कराची 70% से ज़्यादा नेशनल ग्रिड के अंदर या नेशनल एक्सचेंजर के अंदर टैक्स अदा करता है। कराची को उसकी वो हुकूक नहीं मिले जाते। सबसे पहले आप देखें कि इसकी जो सेंसस हुआ है, पॉपुलेशन, वो आज इस शहर को 2 करोड़ से 1.5 करोड़ पे ले गए। यहाँ पर मेरे हिसाब से 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। 3 करोड़ लोग तो वो हैं जो इस शहर के मकामी हैं,
1.5 करोड़ लोग वो हैं जो रहते बाहर हैं, KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, और वो यहाँ काम कर रहे हैं। हर गेट पे चौकीदार, रिक्शे वाला, बस वाला, होटल वाला और लेबर जो बिल्डिंग्स बना रही है, वो सब आपके नॉन रेसिडेंट। तो हमारा तो ये मुल्क अपना है ना, सब साथ के ही लोग हैं। तो जब आप उस हिसाब से इस शहर को फंड्स नहीं देंगे, वो कैसे होगा? जहाँ तक इमरान खान की बात है, जीते वो भी यहीं से थे। 3.5 साल के अंदर वो 6 दफ़ा कराची आए, जिसमें से एक भी दिन वो रात नहीं रुके। और आने के बाद, और आज के प्राइम मिनिस्टर भी, वो भी आके अगर एक दिन रहे तो आधा दिन तो वो अपने पॉलिटिकल अलायंस से जाके मुलाकातें करते हैं, और आधे दिन के अंदर फेडरेशन, चेंबर और बिजनेसमैन। तो जब हम बिजनेसमैन उनसे मिलने जाते हैं तो हम मिनिमम 60 बिजनेसमैन होते हैं। अगर 1.5 मिनट भी आप एक को दें तो 90 मिनट हो गए सवाल पूछने के लिए, बताएं, और 3-3 मिनट हो गए उसका जवाब देने के लिए। सही। तो वो टोटल बैठते ही हमारे पास 1 घंटा मुश्किल से है। तो कैसे होगा? जहाँ तक प्रॉब्लम्स की, करप्शन की बात है, नौकरियां हमने सुनी इतनी आएंगी, मैं 50 लाख। सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर तवारी साहब का। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को और अब बात कर लेते हैं ज़रा हम IT सेक्टर और अनएम्प्लॉयमेंट पर। नौजवान बाहर क्यों जा रहा है, नौजवानों में मायूसी क्यों है, और फिर अक्सर एक तासुर है कि मैंने गवर्नमेंट नौकरी लेनी है। तबारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप मुतादिद NGO से कनेक्टेड हैं और न सिर्फ वफाकी तमाम सूबाई हुकूमतों से भी आपके अच्छे मरासिम हैं। तबारी साहब क्या समझते हैं ये जो गवर्नर साहब और सैलानी और दीगर NGOs जो ये कोर्सेज करवा रही हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं उनको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें एज अ कौम जो है ना, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आज से पहले जितनी भी चीज़ें हो गई उस पर हम बहस, तनकीद बराए तनकीद, डिस्कशन करते रहेंगे तो पूरी रात लग जाएगी, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकलेगा। इमरान भाई अपनी जगह पर सही होंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर होंगे, बहन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी सजेशंस होंगी, आपका अपना होगा, यहाँ पर और पॉलिटिकल जमात के लोग होंगे तो वो उनके अपने अपने ज़ाविये होंगे, अपने अपने एंगल होंगे। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान जिस तरीके से है, अगर हम मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए और विजन के लिए अगर एक पेज पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएं, बाकी ये सियासत अपनी करें, जो करना है करें, लेकिन मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, इसलिए कि जैसे आपने अभी बोला कि नौजवान नस्ल के अंदर एक मायूसी की लहर है। आप मुझे एक बात बताएं कि ये मुल्क में जो NGOs हैं या जो भी लोग हैं वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट के जो NGOs का डोमेन खाना खिलाना, ज़कात, खैरात, राशन था, अब वो भी बढ़ के एजुकेशन के अंदर आ गए। TCF फाउंडेशन को देख लें तो 25,000 स्कूल चला रहे हैं पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप के साथ। अगर आप सैलानी वेलफेयर को देख लें तो कई हज़ार IT के कोर्स फ्री में करा रहे हैं। थरपारकर के उस दिन, चूँकि मेरा ताल्लुक़ बशीर भाई के साथ रहता है, उठना बैठना, मुलाकातें, चीज़ें उनके इवेंट्स में, थरपारकर से वो एरिया जहाँ पर कच्चे घर हैं वहाँ से स्टूडेंट्स को बुलाया सैलानी ने, यहाँ पर रखा, 2 साल कोर्सेज कराया। अब एक बच्चा महीने के 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहा है। आप सोचें थरपारकर का बच्चा 8-10 लाख रुपए कमा रहा है। तो मैं जब उन बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने कहा, बेटा आप कमा के जितना भी हो ना, फिर अपने इलाके के और लोगों को ऐसे सपोर्ट करो। आप पढ़ के कामयाब हो जाओ तो अपने सैलानी को थोड़ा सा अपना एक पोर्शन दे दो, कुछ नहीं, 5,000 रुपये दे दो, 10,000 दे दो, एक बच्चे की फीस भर दो। एक बच्चे की स्कॉलरशिप है तो 10 लोग मिलके स्कॉलरशिप पर, अगर 20 लाख का खर्चा है तो 1-1 लाख 20 बंदे मिलके कर लो, ताकि वो बच्चा बाहर पढ़ कर। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। एक बड़ा घसा पिटा फिगर है जो हम सुनते रहते हैं, 60% यूथ है। जिसको देखें 60% यूथ है, यूथ है। भाई यूथ तो है, इसको चैनलाइज करना है। आजकल क्या हुआ है कि लोग बन गए कीबोर्ड वॉरियर्स। लोग, नेगेटिव मीडिया इतना इस वक्त उरूज पर है ना कि ये कौम जो है ना, ये तूफान बदतमीजी का शिकार हो गई है। आप वाली बात पर भी ये इम्प्लाई होता है और आज की यंग जनरेशन पे भी होता है।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी यूथ ख़राब हो गई है। हमारी यूथ के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने ज़ीरो से शुरू करा है और आज उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो अमेरिका में अवार्ड लेकर आ रहे हैं, जो दुनिया में जाके कामयाब होकर आ रहे हैं। तो हमें देखें, अगर हम नेगेटिविटी को देखेंगे ना तो हम एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हो जाएंगे। हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। हमारे दीन के अंदर भी ये वाज़ेह है कि मायूसी कुफर है जी। उन बच्चों से भी मैं मुखातिब हूँ, वो भी तो लोगों को सीरियस लें, वो भी तो अपने पढ़ाई के इदारों को सीरियस लें, वो भी तो जहाँ पढ़ने जाते हैं उससे कुछ सीखें, समझें, अपने टाइम को ज़ाया ना करें। टीचर पढ़ा रहा है, आप मोबाइल के अंदर अपने सोशल मीडिया में लगे हुए हो, आप स्नैपचैट की हिस्ट्री के देख रहे हो, टिकटॉक पे कर रहे हो। भाई आपको जो कुछ करना है ये आपका पर्सनल कैपेसिटी में आप करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आपको टिकटॉक अकाउंट बना कर उससे पैसे कमाने हैं, मोनेटाइजेशन करनी है, वो करें, वो आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो अकाउंट चलाने के लिए आपको लगता है कि मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाकर आपके बड़े लाइक्स बढ़ जाएंगे और इंटरनेशनली आपको बड़े माइलेज मिल जाएगी, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मुल्क के ऊपर कोई भी आफत आएगी, मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हर उस बंदे को पहुंचेगा जो इस मुल्क में रह रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी शहीद हो रही है, वही अपनी जानें दे रहे हैं। देखिए, इकोनॉमी श्रिंक होगी तो जॉब्स की प्रॉब्लम आएंगे, पाकिस्तान को अपने नेबर्स से या दूसरी जगहों से प्रॉब्लम होगा। इंडिया को छोड़ दें, उसको तो हम किसी के खाते में ही नहीं लेते, लेकिन जो दूसरे नेबर्स हैं आपके, चाइना जो हमें सपोर्ट कर रहा है, और जो नेबर्स हैं या जो थोड़े से दूर कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के बड़े मुखलिस दोस्त हैं, टर्की को आप देख लें, यूएई को देख लें, ओमान को देख लें, कतर को देख लें, बहरीन को देख लें, सऊदीया को देख लें। अब एक हम इशू बना देते हैं कि सऊदीया ने इतने पाकिस्तानी वीज़े रोक दिए, तो हमने वहाँ जाके करा क्या? वो किसी रिटेलिएशन में रोके ना, हमने क्या किया? ऐसा थोड़ी है कि इमरान भाई ने और मैंने वहाँ जाके उनको बोल दिया वीज़े नहीं देना 65,000। वहाँ जाके हमारी कौम ने कुछ ना कुछ गलत काम के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं, तो जाके वो उसका रिएक्शन लेते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं स्टेट की रिट होनी चाहिए। ज़बरदस्त। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें भी अपने मुल्क की, इनके इदारों की, अब पुलिस है 1.5 घंटा दूर, हम इस दूसरे मुल्क में जाते हैं, रात 3 बजे सिग्नल पे खड़े रहते हैं, अपने मुल्क के अंदर हम उसको फॉलो ही नहीं करते। ऐसा ही। तो हमें ये चीज़ों को देखना है। तो एज अ मुनसिल कौम हमें आगे बढ़ना है, सिर्फ पॉजिटिव मैसेज चलाने से, पॉजिटिव चीज़ें करने से आप देखेंगे कि पूरी मार्केट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज 60,000 से 1,19,000 चले गया। एक मुश्किल सवाल तबानी साहब, अगर इजाज़त? जी करें। आपका फेवरेट सियासतदान? मेरा जी, मेरा फेवरेट सियासतदान अगर कोई था ना, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, उन्होंने स्टैंड लिया। आगे जो कुछ भी हुआ, अगेन इट्स अ पॉलिटिकल डिस्कशन, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो स्टैंड लिया जिस तरीके से, वो मैं समझता हूँ कि अच्छा था। आपका फेवरेट क्रिकेटर? मेरा जी जावेद मियांदाद। आपका फेवरेट समाजी कारकुन? बशीर फारूकी साहब। ज़बरदस्त। आपका फेवरेट मुफ्ती? हज़रत मुफ्ती के अंदर तो मुफ्ती मुनीर रहमान। अच्छा, मुनीर रहमान जी। ये देखिए, ये मैंने कोशिश की कि जल्दी ताकि हमजा तबारी साहब का वो जो कड़वा सच है, जो एक एक्चुअल ट्रू बात है, वो बाहर आए। रियली अप्रिशिएट कि आपने उसी, ये भी तो मुझे और फेवरेट किया है। फेवरेट मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के तमाम इदारे हैं, मेरे मुल्क की 4 आर्म फोर्सेज हैं और पहला पैरा मिलिट्री इदारे हैं। इसलिए कि कहना बड़ा आसान है, जब 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चे की झंडे में लपटी हुई लाश घर पर आती है, जब वो बॉर्डर पे इस मुल्क के लिए शहीद हो जाता है, खला उसके घर में होती है। आपको याद होगा जो आपने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा था आर्ट्स काउंसिल में, उसमें भी मैंने यही बोला था कि लोग ये बातें तो करते हैं कि फ़ौज को हम तनख्वाह देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन बेटा कोई नहीं देता है। नहीं देता। आज आप अपने जिगर के टुकड़े को ले जाके सियाचिन में -50 डिग्री पे खड़ा कर दें, आप उसको अंधेरी रात में अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, बलूचिस्तान बॉर्डर पर इधर खड़ा कर दें, या उसको 6 महीने तक शिप जो है ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा है हमारा, और एयरफोर्स ने जिस तरीके से अभिनंदन को चाय पिलाई, और आपको पता नहीं होता कि वो जब बच्चे की लिपटी हुई लाश घर में आएगी, वो शहीद होकर आएगा। क्या वो शहीद होकर आएगा, गाजी होकर आएगा? उसके यहाँ 6 महीने पहले बच्चा पैदा हुआ, 1 हफ्ते पहले शादी हुई, वो भी किसी का शौहर है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। तो ये कहना बड़ा आसान है। और फिर उन माओं का, मैं एक शोहदा की फैमिली से मिला, उसकी माँ ने बोला अगर मेरे 5 बेटे होते तो मैं 5 बेटे को इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देती। हमारे यहाँ ये जज्बा है, जो हम अपने पड़ोसी को आंखें दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखाते हैं कि हमारे यहाँ शहादत का जज्बा मौजूद है, हमारी अफवाज के अंदर मौजूद है। आज हम कुछ भी डिफरेंस हो जाए,
लेकिन कल कोई मौका होगा तो इमरान भाई भी जो हमारे साथ जो है ना आगे खड़े होंगे, आप मीडिया के लोग भी आगे खड़े होंगे, सोशल एक्टिविस्ट भी खड़े होंगे, इसलिए कि हमारे मुल्क की बात होगी। तो हमें इनकी देखें, आपको डिफरेंस है, डिफरेंस रखें। मैं हमेशा से कहता हूँ घर की जंग घर में रखें, घर के इल्जामात घर में रखें। जब माँ बेटी का भी मसला जो है, बेटी का किसी सास से मसला होता है, जहां उसने अपनी दोस्तों को बोलना शुरू हुआ वो मसला खराब हो जाएगा। 4 दोस्तें बोलेंगी कुछ भी नहीं है इसकी, ऐसी की तैसी, 4 बोलेंगी ये है, 4 बोलेंगी ये पीछे पर तो इसीलिए इनका तो काम ही यही है। हमें जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर चीज़ों में रखें, टॉक शोज में, जहाँ मुल्क की सालमियत की बात आई, हम सब एक हैं। इसलिए कि कदर हमें पूछनी तो हम फ़लस्तीन से पूछें, हमें फ़ौज की कदर पूछनी इराक से पूछें, हमें पूछना है तो हम कश्मीर से पूछें, जहाँ पहले फ़ौज को आवाम के सामने कर दिया गया, फिर फ़ौज का मोराल डाउन किया गया और फिर उन मुल्कों पे करा। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना है, पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है। कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क को इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क को। और बहुत खूबसूरत बात की हमजा तबारी साहब ने, और ये मुल्क कलमे के लिए बना है, कलमे पर बना है, और हमारे पास अभी वो शहादतों के जज्बे ज़िंदा हैं। और फिर मौजूद हैं जो अपने बेटों को तैयार करती हैं इतने अजीम मकसद के लिए, उनकी ज़हनी तरबियत करती हैं, उनकी जिस्मानी तरबियत करती हैं, और ये जज्बा रखती हैं कि जब वो उन्हें अपने घर से रुखसत कर रही हैं तो किस तरह से वापस उनको वेलकम करेंगी। जिस तरह से ताबानी साहब ने कहा कि झंडे में लिपटी हुई लाश को करेंगी या उनको सीने से लगाएंगी जिंदा और जावेद। वैसे तो शहीद कभी भी, हमें पता है उसका दर्जा बहुत बुलंद है, कभी भी वो हलाकत का शिकार नहीं होता, हमेशा ही जिंदा और जावेद रहता है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ऐसे ही सुरखरू और जिंदा और जावेद है, आमीन। और मुझे प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक का करें, इसके बाद लास्ट ब्रेक है, लास्ट ब्रेक में हम अच्छे अच्छे मैसेजेस लेंगे अपने मेहमानों से, आपने कहीं नहीं जाना। और नरेंद्र मोदी का जो जंगी जुनून है और ये जो जहालत है जिसकी नज़र बहुत मासूम लोग जा रहे हैं, और जो हादसा पहलगाम में हुआ है हमें उस पर अफसोस है। एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल, हमें अफसोस है। लेकिन आप ये इस तरह के हथकंडों से कुछ नहीं हासिल ना पहले किया था ना अब करेंगे। हमने हमेशा सब्र से काम लिया है, लेकिन अगर हमने भी सब्र छोड़ दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और लास्ट सेगमेंट में हम आ चुके हैं और अंजुम ज़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अंजुम ज़िया लेडी होकर बहुत काम कर रही हैं, और अब वो कह रही हैं मैं सोशल मीडिया पर भी आ चुकी हूँ, मेरे पेजेस हैं और मैं ऑनलाइन फूड डिलीवर करती हूँ। रियली अप्रिशिएट। अब आगे इनके क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग्स की हैं, उनकी जो बेटे हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब आगे क्या सोचा है आपने कि बस अब जो है मैंने इसको कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, मैंने आउटलेट की तरफ जाना है, या कि मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट्स करवानी है, या बस ठीक है जो चल रहा है बस चलने दें? हाँ, बस वही वाली बात जैसे उन्होंने कही थी, हमारे यहाँ जैसी माएँ बड़ी होती है बच्चे कहते हैं। अच्छा, बच्चे अब आपको भी ऐसे ही कहते हैं? सपोर्ट करते ज़रूर हैं, कहते भी हैं आप काम करें, लेकिन कहते हैं इतना ज़्यादा ना करें कि हॉस्पिटल वाली या डॉक्टर वाली नौबत आ जाए। हाँ, आप करें काम, मसरूफ़ रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखना अच्छा है। और मेरा ख्याल अगर छोटे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो शायद फिर मुझे इतनी नीड भी नहीं होगी, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और लेकिन ये कि मैं बैठ नहीं सकती, मैं शुरू से मैंने अपने आप को बहुत मसरूफ़ रखा और शुरू से मैं काम करती भी आई। मतलब उतना ही काम करना चाहती हैं जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना ही करें, उससे ज़्यादा अपने आप को ना वो कर दें कि फिर आप कर नहीं सकते, उलझ जाएं।
परेशानियां हो जाएं तो उससे बेहतर है अपने आप को लिमिट रखें। क्या मैसेज क्या देंगी उन बच्चियों को जो हाँ। अमली जिंदगी में आ चुकी हैं कि कल वो इसी निशिस्त पर बैठ के कल वो समझा रही हों कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है? जिंदगी अच्छी गुजारने की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए। और एक चीज ये कि जो कुछ पीछे हो गया है ना, आप पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखें क्या हुआ, फला ने क्या बोला नहीं बोला, वो उसको पीछे भूल जाएं। अब ये सोचें आप आगे क्या करना है, जो कुछ पीछे गलत हो गया आगे वो ना हो। तो फिर आप आगे जा सकते हैं और काम करना चाहिए। जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह और जाते जाते एक बड़ा इम्पोर्टेंट, जिंदगी का कोई ऐसा अहम वाकया, चाहे वो खुशी का हो या गम का हो, वो 1 मिनट में अगर आप सुनाती जाएं कि दैट टाइम मैं बड़ी अफसरदा हो गई थी। क्योंकि आगे मदर डे आ रहा है, मैं अपनी मदर से मुतालिक ही बताऊंगी। जैसे भी इन्होंने 92 का वर्ल्ड कप का तस्करा किया, जिस दिन वर्ल्ड कप हो रहा था और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया और पूरी कराची में खुशी का समा था, उस वक्त मैं अपनी वालदा को लेके रंपा प्लाजा में डॉक्टर सुमर इलाही बख्श के पास बैठी थी। और डॉक्टर ने हमें ये बता दिया ये इनका लास्ट डेट है। जब हम बाहर निकले डॉक्टर के पास से, तो आप सोच सकते हो हमारी कैफियत क्या होगी। मैं और मेरे भाई दोनों हैं, और जब बाहर आए तो समझ में नहीं आ रहा, जश्न का एक समय आपके यहाँ कब कपी तारी होगी। हमारे तो ये समझ में आ रहा है कि हमारा लॉस होने वाला है, बहुत जल्दी हमारे साथ सब कुछ हो जाएगा। और बाहर एक खुशी का समय समझ में नहीं आ रहा, और वो 27 रमजान भी था, है ना। तो वो जो दिन है ना, मैं आज तक भुला ही नहीं भूल सकती। बहुत अहम दिन है हमारी जिंदगी का। और जब बाहर बहुत आगे गाड़ी में बैठकर आगे निकले, शोर लोग जश्न मना रहे, मिठाइयां बांट रहे, फिर किसी से पूछा हम लोगों ने कि आखिर हुआ क्या है, तो पता ही चला कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप जीत गया। अच्छा, ये आपके लिए बड़ा मेरे लिए बहुत मतलब एक खुशी भी है और एक ये भी है कि हम अपनी वालदा को बहुत जल्दी खो देंगे। लेकिन खैर आज भी याद, दोनों चीजों को याद करती हूँ, उस खुशी को भी, वो आपका एहसास शिद्दत पकड़ गया होगा कि वालदा के बाद बस समझे हम बिल्कुल अकेले ही हैं हम, क्योंकि अभी जाहिर है कि मेरे फादर पहले ही गुजर चुके थे, तो वालदा ही हमारी जो कुछ थी। और हम लोग बहुत बड़े एज के नहीं थे, मैंने मैट्रिक किया था उस वक्त, बहुत ज्यादा एज की नहीं थी, तो मैंने बहुत लंबा और टफ टाइम गुजार के यहाँ तक पहुंची। अरे जबरदस्त। इमरान साहब, चूंकि अपोजिशन की सियासत आप लोग कर रहे हैं और पीटीआई से रिप्रेजेंट आपकी नुमाइंदगी ज़रूर है, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, नफीस आदमी हैं और खान साहब के बड़े फ़ैन हैं। होना चाहिए, हर किसी की अपनी चॉइस है, जमहूरियत है, आज़ादी है, फ्रीडम अब स्पीच है। अब आप ठीक है, एवरीथिंग्स ओके, अब क्या मैसेज देंगे सिंध हुकूमत को? पहले शिकवे होते थे आपको कि जलसे नहीं करने दिए जाते, लेकिन अब तो ठीक है, अब सुकून से आप अपोजिशन करें, फ़लस्तीन के लिए भी रैलियाँ निकालें। देखिए बात यही, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे हर शहरी को जो है ना एक आईनी हक है कि अपनी बात इज़हार राय। अब आप लोग सुकून में चिल हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपोजिशन को। देखिए बात ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारी यौम तासीस की रैली थी, हमें नहीं कैंप लगाने दिया। अच्छा, अभी भी है तब जी, जबकि हमने अपनी यौम तासीस को पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से जो है ना हमने मुंसलिक किया था। मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट है आप लोगों का? सॉफ्टवेयर अपडेट क्या करेंगे, बात ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही जो है ना हमारा बुलेटिन ही जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट नहीं सही है। अच्छा सही है, ओके चले, अपडेट नहीं कर रही तो काम डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी बात ये है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं। अच्छा। और जाहिर सी बात है जितने दूसरे पाकिस्तानी मुहिब वतन है इस तरह से उतने हम भी मुहिब वतन है भाई। तो खुदारा ये जो है ना ये तासुब बंद कर दें। और इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल, तामीरी मैसेज नौजवानों को देखिए बात ये है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि मुल्क की सालमियत जो है वो तमाम चीज़ों पे मुकद्दम है। तो हमने बोला ठीक है हमारे इख्तलाफात हैं वो आपस में, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हम सब एक जो ना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 25 करोड़ आवाम जो है एक प्लेटफॉर्म पे। और बाकी नौजवानों के लिए मेरी यही है कि जाहिर सी बात है कि अपने मुल्क की तामीर के लिए एक जो है अच्छा जो है अपना आप तालीम और दूसरी चीज़ तहजीब जो है आपकी, चूँकि देखें ना हमारा इस्लाम भी ये दर्ज देता है कि बाद कि सबसे पहले जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जिसका अखलाक सबसे बेहतरीन होगा। तो आप जिस तरह से कह रहे थे, देखिए अगर आप अखलाक से बात करेंगे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, अल्फाजों का चुनाव होता है, लेकिन आप वही बात अखलाक से भी कह के बनवा सकती है। और अब बद अखलाकों की तो ज़ाहिर सी बात है उसमें बिगाड़ पैदा होता है, उसमें जो है चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इखलाक का दामन ना छोड़ें, इखलाक का दामन ना छोड़ें, इज्जत एहतराम से बात करें और अपनी ज़िंदगी में ठहराव लाएं, बड़ों का एहतराम करें, बड़ों का एहतराम करें। बहुत दूसरी बात की। और अब आप हमजा तबारी साहब के पास आते हैं और तबारी साहब से हम एक पहले ज़रा ये जान लें
कि बीइंग अ बिजनेसमैन, चूँकि आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ होते हैं, तबानी साहब पाकिस्तान के पास जदीद वेपन्स हैं और अब हम दुनिया को भी देते हैं, दुनिया हमसे ख़रीदती है। कितने जदीद वेपन्स हैं। हम अभी एक्सपो में भी हमने बहुत कुछ दिखाया पूरी दुनिया को कि हम बहुत कुछ बना रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के पास बिल्कुल एज ऑफ टुडे लेटेस्ट इक्विपमेंट जो पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रहा है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने एक वो एटॉमिक कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम जो है ना वो कोई दौर जदीद के साथ नहीं है। हमारी बड़ी ज़बरदस्त दिफा है, डिफेंस है। तभी आपको याद होगा कि जो इंडिया का आया था एयरक्राफ्ट, उसको फ़ौरन ही हमारे एयरफोर्स ने मार गिराया था फ़ौरन। तो कोई उसमें कोई विद इन सेकेंड्स उसको करा था। तो पाकिस्तान के पास शहादत का जज्बा है। पाकिस्तान का एक एक फ़ौजी, चाहे वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, नेवी को करता है, एयरफोर्स को करता है या और पैरामिलिट्री इदारों को करता है, जो एफसी है वो भी देख रही है चीज़ों को, रेंजर्स भी बॉर्डर्स पर और है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, जो जाफर एक्सप्रेस का इधर हादसा हुआ, दहशतगर्दी हुई, उसमें जो वेपन इस्तेमाल, वही वेपन वहाँ पहलगाम में भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये वेपन वहाँ तब भारत भंगड़े डाल रहा था, तो अब भी भंगड़े डाले। देखिए ना, अभी भी जो उनके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, अगले उसके 10 मिनट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि ये पाकिस्तान ने करा है। 15 मिनट में उन्होंने उसके वो स्केचेस कर दिए थे कि ये दाढ़ी वाले 3 बंदे आए थे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने पहले से बना के रखा था कि ये हमला भी हम करेंगे और नाम भी पाकिस्तान पे डालेंगे। तो भारत तो ऐसी घटिया हरकतें करता रहता है। नहीं, मनगढ़ंत तो अलग होती है और घटिया होती है, तो वो घटिया हरकतें ऐसी करता रहता है। हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे मुल्क के ऊपर वो इसकी मर्जी है। वो उनके अर्नाब गोस्वामी से लेके ऐसे ही फजूल के एंकर जो है ना, वो हमें गालियां देते रहे और चीखते रहे मीडिया पर। मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल फ्रंट पर और वो एंकर का मदारी ज्यादा लगते हैं। मदारी क्या, वो तो मुझे इंसान ही नहीं लगता। बॉलीवुड में रहते हैं वो लोग, वो बस उसी पे रहते हैं। अगर आप उनका वो जो क्लाउन मीडियाइज्म है वो पूरा देखें, वो एक वो जो है ना, एक उन्होंने बनाया हुआ है कि पाकिस्तान यूं करेगा। डर और खौफ इतना है कि वो अपने लोगों को और डरा रहे होते हैं कि पाकिस्तान यूं हमला करेगा, ये करेगा। पाकिस्तान के लिए उन्होंने जब भी कोई एग्रेशन करी, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान विल रिएक्ट, ऑल द फोर्सेज आर स्टैंड बाई, और आवाम उनके साथ है। हम तमाम पाकिस्तानी जो हैं अपने मुल्क की सालमियत के लिए, दिफा के लिए हम वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए खड़ी रहती है। इसलिए कि इमरान भाई ने भी बहुत अच्छी बात बोली, इस वक्त जो वक्त है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए है, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, और किसी भी दुश्मन की हम मैली नज़र को उठने नहीं देंगे, उसका जवाब देंगे। और उसके लिए जिस किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को और दूसरी एजेंसीज़ को चाहिए होगी, एज अ बिजनेस कम्युनिटी, एज अ सिविलियन, एज अ पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप हम सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम सब दामने धर्म सुखन है उसके लिए मौजूद रहेंगे। रियली अप्रिशिएट। और लास्ट में मैसेज भी देते जाएं उन जवानों को जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं। मैं उनका सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। मैं उनको क्या मैसेज दूंगा, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, जो ये नहीं देखते कि इस वक्त धूप की शिद्दत है या ठंडक है या क्या है, और वो सर पे कफन बांध के अल्लाह अकबर का नारा लगा के हमारे मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं। मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ताला हर मैली और उठने वाली आँख जो हमारे फ़ौज या इदारों पर है, अल्लाह उनको नेस्त नाबूद करे और हमारी फ़ौज को तरक्की अता फ़रमाए, इनकी हिफाजत फ़रमाए, और जो सरहदों पे मामूर फ़ौजी हैं उनकी हिफाजत फ़रमाए, जो बहरे में है, जो नेवी है, एयरफोर्स है, तमाम इदारे जो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको दराज़ उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, उनकी हिफाजत फ़रमाए और उनको तरक्की अता फरमाए। बहुत खूबसूरत बात की हमजा तबारी साहब ने, और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद और आबाद रहे, मजबूत और मुस्तहकम रहे, ये हमारी दुआ है। हम गुजर जाएंगे इस दुनिया से, हमारी आने वाली नस्लें फिर इसी तगोदो और इसी मेहनत में लग जाएंगी, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में लग जाएंगी। अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा वक्फ कर दिया है हम सब ने पाकिस्तान के लिए। हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए भी हाज़िर हैं, हम पाकिस्तान के लिए जंगों के लिए भी हाज़िर हैं, हर तरह की मदद के लिए। न सिर्फ ये ना समझें कि सिर्फ हमारी फ़ौज, हमारा एक एक बच्चा। वो मुझे किसी ने क्या खूब बात कही कि हम लोग तो अगर कोई टाइम पे ज़मींदार हमारी ज़मीन पे पानी ना दे, हम लाशें गिरा देते हैं। हम लोग तो लड़ने झगड़ने में इतने तेज़ हैं, और भारत ने किस कौम से पंगा ले लिया है। हाँ, मतलब हमारी आवाम ही एनी टाइम लड़ने मारने के लिए तैयार होती है।
तो लेकिन अपने हक के लिए और अपने दिफा के लिए, अपने हक के हम लिए। दहशतगर्दी वाले लड़ने वाले नहीं है। जबरदस्त, रियली अप्रिशिएट। मुझे मेरी टीम को जायज इजाजत तरीके से दीजिए करते हैं। और मैं उन तमाम टेक्निकल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिसमें हमारे शहजाद भाई की बड़ी काविशें हैं, रहमान से लेकर ऊपर हमारे सलीम भाई और हमारे असगर भाई के बेटे शान और दीगर लोग, अनवर भाई, जब्बार भाई, रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आपकी वजह से हम लाइव होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।